मर्केंटाइलिज्म को जिस तरह से वो डील कर रहे थे, जब पूंजीवादी युग आया और उसमें कैसे कॉलोनियलिज्म फैला सारी दुनिया में, शोषण का माध्यम बना। एक चीज खास बात थी कि मार्क्स ने जो वर्तमान इंपीरियलिज्म का दौर है उसके बारे में उन्होंने कोई बात नहीं कही। इंपीरियलिज्म जो था उसको लेनिन ने डिस्क्राइब किया है इनफैक्ट अपनी उस किताब में, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। और उसमें अभी हमारे पहले वाले वक्ता साथी वो जिक्र कर रहे थे फिनांस कैपिटल का, तो लेनिन ने सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही इंपीरियलिज्म के दौर की वो था फिनांस कैपिटल का एक्सपोर्ट। उन्होंने कहा कि इंपीरियलिज्म कैसे शुरू हुआ। ये 1916 में उन्होंने एक किताब अक्टूबर क्रांति के एक साल पहले लिखा था और उसमें उन्होंने कहा कि जैसे जो इंपीरियलिज्म या कॉलोनियलिज्म जो था वो दूसरे देशों पर कब्जा करके अपने माल को वहां ले जाके बेचते थे। जैसे इंग्लैंड से सुई तक यहाँ आती थी बिकने के लिए, वहाँ की फैक्ट्री में जो चीज पैदा होती थी वो भारत में लाके बेची जाती थी और उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता था। पानी की जहाज से सामान आते थे, 20-20 दिन 25-25 दिन लगता था भारत पहुंचने में। उससे ढुलाई का किराया ज्यादा बढ़ता था और इसके बाद मार्केट भी लिमिटेड होता था तो उतना मुनाफा नहीं होता था। लेनिन ने इस स्थिति का इस पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि ये 1900 के आसपास ये फेनोमेना शुरू हुआ और जिसको उन्होंने नाम दिया एक्सपोर्ट ऑफ फाइनेंस कैपिटल, यानी वित्तीय पूंजी का निर्यात। वो कैसे हुआ कि जो सुई इंग्लैंड में पैदा होती थी उसके कारखाने भारत में खुल गए, या जो भी सामान इंग्लैंड में पैदा होता था वो फैक्ट्री यहाँ खुल गई। तो मुनाफा कई गुना इससे इस तरह से बढ़ा कि सस्ते मजदूर यहाँ मिल जाते थे, दूसरे जो थे वो जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो बच जाता था उनका, और इस तरह से मुनाफा कई गुना बढ़ने लगा। तो फिनांस कैपिटल जो है वो इंपीरियलिज्म का एक तरह से वो पहली शर्त थी, उसका एक्सपोर्ट जो था भारत में। ऐसे ही ये जो है बैंकिंग प्रणाली भारत में आई, ऐसे ही ये जो क्या कहते लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां जो होती थी वो इस तरह से आई और वो भी जो है फैक्ट्री और मिलों में वो शेयर के रूप में काम करने लगे। तो इंपीरियलिज्म का ये दौर जो था उसके खिलाफ लेनिन ने आह्वान किया कि इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आज भारत में जो है वो लेनिन की बात बिल्कुल 100% वो सही साबित हो रही है कि आज हम खुद ही इनवाइट कर रहे हैं फिनांस कैपिटल के एक्सपोर्ट को। भारत चाहे बाहर से फिनांस कैपिटल भारत में आवे और यहाँ उनकी वित्तीय पूंजी लगे और मल्टीनेशनल कंपनी का मुनाफा बढ़े, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि जब से भारत में ये एक्सपोर्ट ऑफ फिनांस कैपिटल हो रहा है, बड़े बड़े जितने भी घोटाले हुए हैं आप देख लीजिए पिछले 15-20 सालों में, वो सारे इसी के चलते और खूब शोषण हो रहा है भारत का, और उसको हम समझते हैं कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को वो मजबूत करने आ रहे हैं, जबकि लेनिन ने वार्न किया था इस बात को उतना पहले। तो ये इस संदर्भ में दोनों चीजों को हमारे सामने देखने की जरूरत है कि इसमें मार्क्सिज्म कैसे रेलेवेंट है और जाति व्यवस्था के प्रश्न पर बुद्ध या अंबेडकर कैसे रेलेवेंट है। इस तीनों चीजों को जोड़ करके एक साथ मैं मानता हूं कि इसको देखने की जरूरत है। मार्क्स जो थे वो जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिया 1847-48 में, और उन्होंने कहा कि ये पूरा इतिहास ही जो है वो वर्ग संघर्षों का इतिहास है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के हिसाब से आप देखें, अगर यूरोपीय सोसाइटी को देखें यह बात 100% सही है, लेकिन वही भारत के हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो वैदिक सोसाइटी को मैं पहला थियोक्रेटिक स्टेट मानता हूं दुनिया का,
आज जब थियोक्रेसी की बात आती है तो सिर्फ इस्लाम पर ध्यान जाता है कि सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, दूसरे देश हैं, ये थियोक्रेटिक स्टेट है। थियोक्रेटिक स्टेट सबसे पहले भारत में स्थापित हुआ था, वो था वैदिक युग, जिसमें धर्म के आधार पर सब कुछ निर्धारित किया जाता था। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो एक मेथोडोलॉजी थी धर्म को समझने के लिए, उन्होंने ये कहा कि भारत में ये धर्म नाम की चीज नहीं है, बल्कि सारा धार्मिक कानून है। हर कोई धर्म के नाम पर वो कानून लागू करता है। वो मनुस्मृति को आप देख लीजिए, दूसरी स्मृतियां देख लीजिए, उसमें शूद्रों के खिलाफ कितनी कैसे कैसे पनिशमेंट की व्याख्या की गई है। आप सभी उसको पढ़े हैं, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन एक ग्रंथ का जिक्र मैं जरूर करूंगा, वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की बहुत तारीफ की जाती है, बड़े बड़े विद्वान तारीफ करते हैं कि उतना पहले 2000 कम से कम 2000 साल पहले कितना अच्छा ग्रंथ अर्थशास्त्र के ऊपर है। मैं उस ग्रंथ का जिक्र करना चाहता हूं जिस उस हिस्से को कोई इतिहासकार टच नहीं करता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का एक पूरा चैप्टर लास्ट वाला, वो मनुस्मृति से भी ज्यादा खतरनाक पनिशमेंट उसमें शूद्रों के लिए है और जाति व्यवस्था की वकालत की गई है। और यहां तक कौटिल्य ने यहां तक जिक्र किया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पुरोहितों को याद करने के लिए या किसी फेस्टिवल में किसी बौद्ध भिक्षु को बुलाता है तो उसको 100 पण, उस समय का मुद्रा होती है, उसको दंडित करना चाहिए, 100 पण का दंड देना चाहिए, क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु को बुला लिया। बौद्ध भिक्षुओं से क्यों इतनी नफरत की कौटिल्य को? जाहिर है कि बुद्धिज्म इस देश में समाप्त ही हुआ जाति व्यवस्था का विरोध करने के लिए। जाति व्यवस्था का विरोध बुद्ध ने किया और इसी वजह से ब्राह्मणों ने जब मौका मिला तो मटिया मेट कर दिया बुद्ध को। 1575 ईस्वी में तिब्बत का एक मंक था तारानाथ, वो बुद्धिज्म की हिस्ट्री एक लिखा उन्होंने भोट भाषा में। बाद में वो ट्रांसलेशन हुआ है उसका अंग्रेजी में भी।